अच्छी खासी रफ्तार से गाड़ी चलाता हुआ मैं बिलाखिर पुल के करीब से बाएं तरफ मुड़ने वाली सड़क पर पहुंच गया। पुल पर से वक्फे वक्फे से गुजरने वाली गाड़ियों की आवाज मेरे कानों तक पहुंच रही थी। मैं भी कुछ ही देर में हैदराबाद की तरफ जाती उस ट्रैफिक का हिस्सा बनने वाला था। जाने बेख्याली में एक्सेलरेटर पर मेरे पांव का वजन शायद कुछ ज्यादा बढ़ गया था या सामने वाला ड्राइवर भी उजलत में था। बहरहाल पुल के करीब पहुंचने पर तंग सड़क पर आगे से आने वाली जीप से तसादुम होते होते रह गया। दोनों गाड़ियां बमुश्किल 1 फुट के फासले पर आमने सामने ब्रेक लगा पाईं। मैंने हेडलाइट्स की रोशनी में देखा कि जीप का ड्राइवर खूनी नजरों से मुझे घूर रहा है। उसकी स्याही माइल जिल्द के पस मंजर में आंखों की सुर्खी कुछ ज्यादा ही नुमाया लगी। उसने गुलमुच्छे पाल रखे थे। उसने गुस्से से कुछ कहा। मैंने उसे नजरअंदाज करके अपनी गाड़ी 15-20 गज रिवर्स की और कच्चे में उतार कर जीप को गुजरने का रास्ता दे दिया। जीप गुर्राते हुए तेजी से मेरे पास से गुजरी। मैंने देखा उसमें गुंजाइश से ज्यादा लोग ठुसे हुए थे। ड्राइवर ने मेरे पास से गुजरते हुए भी मुझे घूर कर देखा था। मैंने उस गरम दिमाग खबीस पर लानत भेजी और गाड़ी लगभग 100 गज आगे दिखाई देने वाली सड़क के इब्तिदाई सिरे की तरफ बढ़ा दी। मुझे वहां से यू टर्न लेकर पुल पर चढ़ना था। मैंने यूं ही आदतन अकब नुमा आईने पर नजर डाली तो मुझे जीप की दूर होती अकबी लाइट्स दिखाई दी। जाने क्यों मुझे लगा कि जीप अपनी जगह पर रुकी हुई है। मैंने उसे अपना वहम समझा, लेकिन जब मैंने सड़क के सिरे पर पहुंचकर यू टर्न लेने के लिए गाड़ी के ब्रेक लगाए तो मेरी नजरें बेसाख्ता बाएं तरफ उठ गईं। उसके साथ ही चौंक उठा और मैंने ज्यादा तवज्जो से देखा। मेरी गाड़ी से टकराते टकराते रह जाने वाली जीप वापस मुड़ने के लिए तिरछी हो रही थी। जैसे जीप के ड्राइवर ने अचानक आगे जाने का इरादा तर्क करके वापसी का कसद कर लिया। ये मंजर देखते ही मेरे पुरसुकून होते आसाब यकलख्त दोबारा तन गए और साथ ही दिमाग में खतरे की घंटी टनाटन बजने लगी। अब मेरे लिए ये समझना मुश्किल नहीं था कि जीप वाले ने मेरी गाड़ी देखकर ही ब्रेक लगाई है और अब उसे वापस मोड़कर मेरे ही पीछे आने वाला है। उस जीप में यकीनन शेखर के पालतू गुंडे भरे हुए हैं जिन्हें उसने फोन करके तलब किया होगा। ये अलग बात है कि वो खबीस मुझे इबरतनाक अंजाम की धमकियां देता नर्क में पहुंच गया। मुझे इदराक करने में चंद लम्हे भी न लगे कि सूरत हाल बहुत खतरनाक है। ये बदमाश न सिर्फ तादाद में बहुत ज्यादा हैं, बल्कि यकीनन खतरनाक हथियारों से भी लैस होंगे। मैं उनके हत्थे चढ़ गया तो मेरी खैर नहीं। उन्हें मुझ तक पहुंचने में ज्यादा देर नहीं लगेगी। जान बचाने की एक ही सूरत है कि मैं जल्द से जल्द उनसे दूर, बहुत दूर भाग जाऊं। मैंने गाड़ी सड़क पर चढ़ाने से पहले जल्दी से दाएं जानिब देखा। मुझे लगभग 50 गज के फासले से एक ट्रक अपनी तरफ बढ़ता दिखाई दिया। उसकी रफ्तार भी अच्छी खासी तेज लग रही थी। मामूल की सूरत हाल होती तो मैं मामूली सा भी खतरा मोल लेने की बजाय पहले उसे, बल्कि इससे पहले पीछे आने वाली गाड़ियां गुजर जाने का भी इंतजार कर लेता, फिर गाड़ी सड़क पर डालता। मगर उस वक्त मेरे पास एक लम्हे की भी मोहलत नहीं थी। मेरी जान के दुश्मन शायद अब तक जीप वापस मोड़ चुके होंगे और अब तूफानी रफ्तार से मेरी तरफ बढ़ने वाले होंगे। मैंने तेजी से स्टीयरिंग बाएं तरफ मोड़ते हुए एक्सेलरेटर पर दबाव बढ़ाया। गाड़ी सड़क पर चढ़ने के बाद एक झटके से आगे बढ़ी। मैंने अकब नुमा आईने में देखा तो ट्रक सिर्फ 20-25 गज के फासले पर नजर आया। शायद अधेड़ उम्र ड्राइवर ने मुमकिना तसादुम से बचने के लिए ब्रेक लगाते हुए मुझे ठंडे मीठे अलकाबात से भी नवाजा हो। ताहम मैंने उसे नजरअंदाज करते हुए तेजी से गियर बदला और रफ्तार बढ़ा दी। मुझे अपने से लगभग 100 गज आगे चलने वाली बार बरदार वैगन को पीछे छोड़ने में ज्यादा देर न लगी। पुल से उतरने के बाद फरलांग भर आगे तक सड़क खाली देखकर मैंने गाड़ी टॉप गियर में डाल दी और साथ ही स्टीयरिंग आखिरी हद तक दबाते हुए ब्यूक के इंजन को अपना पूरा जोर दिखाने का चैलेंज दिया। जवाब में वो भूखे दरिंदे की तरह गुर्राया और गाड़ी हवा से बातें करने लगी। मैंने स्टीयरिंग काबू में रखते हुए अकब नुमा आईने पर नजर डाली। वहाँ बहुत पीछे किसी गाड़ी की हेडलाइट तो नजर आ रही थी, ताहम पहचानना मुमकिन नहीं था कि वो कौन सी गाड़ी है। मेरा अंदाजा था कि मेरे मुमकिना ताकुब में आने वाली जीप को बगैर किसी इंतजार के सड़क पर चढ़ने का मौका मिल गया हो, तब भी उसके लिए मेरे करीब पहुंचना आसान नहीं होगा। बल्कि जैसा कि वो मुहावरा है, मेरे कयास के मुताबिक वो पुराने जमाने की जीप सरतोड़ कोशिश के मुताबिक फिलहाल मेरी गर्द को भी नहीं पहुंच सकती। दिल को कुछ इत्मीनान होते ही मेरा जहन सूरत हाल का कदरे बारीकी से तज्जिया करने लगा। जीप की ड्राइविंग सीट पर बराजमान गिलहरी की दुम जैसी मूंछों वाला ये बदमाश आखिर क्यों मेरे पीछे पड़ा है? ठीक है, उसने मुझे काफी गौर से देखा है, लेकिन मेरी पेशानी पर तो नहीं लिखा कि मैं उनके गुरु घंटाल को जहन्नम रसीद करके आ रहा हूँ। वो इतने यकीन के साथ पलटकर मेरे पीछे चल पड़ा।
शायद गहरी होती रात में उसी तरफ से आती एक पुरस्कार सी गाड़ी देखकर उसके दिमाग में शक पैदा हो गया हो। उस इलाके में शाम के लगभग मुकम्मल सन्नाटा हो जाता होगा। खुद मुझे वापसी पर रास्ते में बमुश्किल ही एक आध गाड़ी या इंसान दिखाई दिया होगा। ये शख्स तो पहले ही किसी मशकूक गाड़ी की खोज में आंखें गाड़े उस तरफ आ रहा होगा। उसने मेरा और मेरी गाड़ी का भी भांपने वाली नजरों से जायजा लिया होगा। फिर जाने कौन सी चीज से उसका शक यकीन में बदल गया। मैं अभी इस सवाल का कोई तसल्ली बख्श जवाब ढूंढ ही रहा था कि अचानक सामने सड़क पर गालिबन बोरियों से लदे गड्ढों यानी बैलगाड़ियों की तवील कतार करीब आते देखकर मुझे खासी उजलत में रफ्तार कम करना पड़ी। हत्ता कि उन सुस्तरीन गाड़ियों के ऐन अकब में पहुंचने पर मेरी गाड़ी लगभग रेंगने लगी। मैंने उनके दाएं पहलू से गुजरकर आगे बढ़ना चाहा, मगर सड़क अच्छी खासी चौड़ी होने के बावजूद यक के बाद दीगरे सामने से आने वाली गाड़ियों की वजह से फौरी तौर पर अपने उस इरादे पर अमल करना मुमकिन नजर न आया। मेरा इज़्तिराब बढ़ने लगा। अपनी इब्तिदाई तेज रफ्तारी की वजह से मैंने अपने ताकुब में बढ़ते दुश्मनों पर जो वाज़े सबकत हासिल की है वो हर गुजरते सानिये के साथ जाया हो रही है, जिसका मैं किसी तरह भी मुतहम्मिल नहीं हो सकता। उनके पास यकीनन पक्की राइफलें होंगी जिनसे वो 400-500 गज के फासले से भी मुझ पर गोलियां बरसा सकते हैं। मेरा काम तमाम करने के लिए तो एक ही भूली भटकी गोली काफी है। मैंने झुंझलाहट के आलम में स्टीयरिंग बाएं तरफ मोड़ा और अपने आगे ठुमक ठुमक चलती बैल गाड़ी की बगल से कच्चे में उतरकर गाड़ी आगे बढ़ाने की कोशिश की। गाड़ी ने हल्के फुल्के हिचकोले खाकर अपनी नाराजगी का इजहार किया, मगर मैं एक्सेलरेटर पर दबाव बढ़ाता रहा। सड़क के साथ साथ नाहमवार कच्चे रास्ते पर आगे बढ़ते हुए मैंने भूसे से लदे 2 गड्ढे पीछे छोड़ दिए। मेरी इस हरकत पर गाड़ी बानों ने यकीनन अचंभे भरी नजरों से मुझे देखा होगा, मगर मुझे उसके तासुरात भांपने की फुर्सत कहाँ थी। अगला गड्ढा लगभग 40 गज आगे था। मैंने किस्मत आजमाई की ठानी और एक बार फिर सड़क पर चढ़ गया और रफ्तार तेज करके अगले गड्ढे के दाएं तरफ से आगे निकलने की कोशिश की। मेरी खुशकिस्मती के सामने से आने वाली लारी का फासला कोई 100 गज था और मुझे बआसानी बैलगाड़ी को अबूर करने का मौका मिल गया। सामने दूर तक खाली सड़क देखकर मेरा दिल खुशी से झूम उठा और मैंने गाड़ी की रफ्तार एक बार फिर तेज कर दी। कुछ देर के बाद मैंने एक बार फिर अकबनुमा आईने में बगौर देखा। पीछे अभी दूर तक किसी गाड़ी की रोशनियां दिखाई नहीं दे रही थी, अलबत्ता सामने से आने वाली गाड़ियों की तादाद में मुझे इजाफा महसूस हुआ। ये सूरत हाल देखकर मेरे जहन पर शदीद झुंझलाहट का गलबा होने लगा। ये मुसीबत तो पीछा छोड़ने को तैयार नहीं है। एक जगह से जान छुड़ाकर आगे बढ़ता हूँ। आगे फिर गड्ढों की कतार रास्ते में हायल मिलती है। इधर मेरी जान के दुश्मनों का टोला मेरे पीछे पीछे आ रहा है। फिर मैंने अपने दिमाग को तसल्ली देकर पुरसुकून करने की कोशिश की। मेरी तरह ताक़ुब में आने वाली गाड़ी को भी आगे बढ़ने में मुश्किल पेश आ रही होगी। मैं तो कच्चे में उतरकर आगे बढ़ गया, वो शायद वहीं फंसे हुए हों। मैं कोशिश करूं तो शायद यहाँ भी कच्चे में उतरकर आगे बढ़ने का रास्ता मिल जाए। ये सोचकर मैंने गाड़ी सड़क के बाएं किनारे की तरफ करके कच्चे में उतार दी, मगर मुझे फौरन ही वापस सड़क पर आना पड़ा। कच्चा रास्ता न सिर्फ बेहद नाहमवार था बल्कि उस पर जाबजा झाड़ियां भी दिखाई दे रही थी। मैं गाड़ी का टायर पंक्चर होने का खतरा मोल नहीं ले सकता था। मेरे पास इजाफी टायर मौजूद था, लेकिन उसे बदलते हुए मुझे किसी चूजे की तरह दबोचा जा सकता था। अगले चंद मिनट इंतहाई आसाब शिकन और सबर आजमा साबित हुए। खुदा खुदा करके सामने से आने वाले ट्रैफिक में कुछ कमी आई और मेरे आगे रिंगती गाड़ियां वक्फे वक्फे से एक एक करके कतार से निकलकर बैलगाड़ियों को उबूर करने लगी और फिर सिर्फ 2 गाड़ियां बाकी रह गईं। मैंने इत्मीनान का सांस लेते हुए अकबनुमा आईने में देखा तो अपने पीछे भी गाड़ियों की कतार नजर आई। वो सब भी मेरी तरह इन गाड़ी बानों की जान को रो रहे होंगे। अपनी बारी आने पर मैंने अपनी गाड़ी बैलगाड़ी के पीछे से निकालकर सड़क के बाएं तरफ वाले हिस्से पर चढ़ाकर आगे बढ़ाई। सामने कोई 150 गज फासले से उस इलाके में ठेला कहलाने वाली एक बार बरदार गाड़ी आगे बढ़ रही थी और उसकी सुस्त रफ्तारी के पेश नजर मैं बआसानी बैलगाड़ियों की कतार पार करके अपनी तरफ की सड़क पर वापस आ सकता था। लेकिन मैं अभी गड्ढों की कतार के वस्त में ही पहुंचा था कि फजा में एक जोरदार धमाका गूंजा। मैं चौंका, लेकिन फिर महज लम्हा भर में समझ गया कि अकब से मुझ पर गोली चलाई गई है। पक्की राइफल का फायर अगर मेरी गाड़ी से टकराया होता तो मुझे फौरी इल्म हो जाता और अकबी शीशा तोड़कर मुझ तक पहुंच गया होता तो शायद मैं अब तक दुनिया के सब बखेड़ों से आजाद हो चुका होता। इस तरह की यकलख्त यलगार से मुझे लगा कि स्टीयरिंग पर काबू खो बैठूंगा। पहली गोली से बच गया, दूसरी शायद ठीक निशाने पर बैठ जाए। बाएं तरफ की सड़क बैलगाड़ियों ने घेर रखी है। सीधा गाड़ी भगाने के अलावा कोई रास्ता नहीं है। रफ्तार तेज करके जल्द से जल्द राइफल की कारगर हद से आगे निकल जाने के सिवा मेरे पास कोई रास्ता नहीं। मैंने गाड़ी की रफ्तार में इजाफा किया ही था कि जबकि बाद दीगरे अकब से 2 फायर हुए।
मुझे लगा कि उनमें से एक गाड़ी की बॉडी में बेवस्त हुआ है जबकि दूसरा किसी और तरफ निकल गया होगा। यही गनीमत था कि मैं एक बार फिर बच निकला था। मौत ऐन सर पर मंडला रही थी। मैंने गाड़ी को चौथे गियर में डालकर एक्सेलरेटर को फर्श तक दबा दिया। इस तरह इश्तियाल दिलाने पर ब्यूक का इंजन गोया बावला हो गया। गाड़ी फर्राटे भरते हुए दौड़ी जा रही थी। तभी पीछे से 2 फायर मजीद हुए। मैं ऐन उसी वक्त बैलगाड़ियों की कतार उबूर करते हुए अपनी गाड़ी एक बार फिर सड़क पर बाएं तरफ उतारने लगा था ताकि कम से कम वक्ती तौर पर राइफल के निशाने की जद से हट जाऊं। लेकिन मेरी ये हरकत सामने से आती बारबरदार गाड़ी के ड्राइवर के लिए मौत का पैगाम बन गई। मैंने विंड स्क्रीन पर गोली लगने से भयानक शक्ल का जाला बनते देखा। फिर मैंने एक कर्बनाक चीख सुनी और गाड़ी बुरी तरह लहराने के बाद सड़क से बाएं तरफ उतरी और एक दरख्त से टकरा कर उलट गई। ऐन उसी वक्त मैंने उसके अकब में आने वाले ट्रक को ब्रेक लगाते देखा। इस सारे अफसोसनाक मामले पर मजीद ध्यान देने की गुंजाइश मेरे पास मौजूद नहीं थी। मैंने अपनी सारी तवज्जो सामने दूर तक खाली दिखाई देने वाली सड़क पर मरकूज कर दी। मेरी रफ्तार इतनी तेज थी कि सड़क के दूसरी तरफ चलती गाड़ियों वाले यकीनन हैरत भरी नजरों से मुझे देख रहे होंगे। इतने बहुत से लोगों की तवज्जो का मरकज बनना मेरे लिए किसी भी तरह मुनासिब नहीं था, मगर मेरे पास फिलहाल कोई और रास्ता भी नहीं था। मेरा पीछा करने वाले खबीसों ने मुझ पर गोलियां चलाकर अपने खतरनाक इरादों का खुलकर इजहार कर दिया था। इस हरकत से उनकी दीदा दलेरी भी खुलकर सामने आ गई थी। उन्हें गाड़ियों के हुजूम की कतन परवाह नहीं थी और वो जीप जितनी जल्दी मुझ तक पहुंची थी उससे मुच्छड़ ड्राइवर की महारत भी साबित हो चुकी थी। उसने मुझ तक जल्द अज जल्द पहुंचने के लिए यकीनन अंधाधुंध जीप भगाई थी और अपनी और दीगर गाड़ी वालों की जिंदगी दांव पर लगाने से भी गुरेज नहीं किया होगा। ऐसे में कोई खतरनाक हादसा बैदस इम्कान नहीं था। लगभग 3 मील तक मुझे अपने आगे कोई गाड़ी जाती न मिली। मैंने अकबी आईने में झांका तो वहां भी दूर तक कोई गाड़ी पीछे आती दिखाई न दी। इससे यही लग रहा था कि पीछे से आने वाला ट्रैफिक उसी मकाम पर ठहर गया है। इस सूरत हाल का फायदा उठाने के लिए जाने वाली गाड़ियां भी पूरी सड़क घेर कर चल रही थी। मैंने ये कयास लगाया कि बारबरदार गाड़ी के ड्राइवर की हलाकत और गाड़ी उलटने की वजह से उसके पीछे आने वाली गाड़ियां अहवाल जानने के लिए रुक गई होगी। उसके पीछे आने वाली गाड़ियों को भी ब्रेक लगाने पड़े होंगे। दनादन इतनी सारी गोलियां चलने की आवाज भी सब ने सुनी होगी और सब खौफजदा हो गए होंगे। असल मामले की खबर मिलने पर वहां खौफ और हरास फैलना फितरी बात है। बाकी गाड़ी वाले भी आगे बढ़ने से कतरा रहे होंगे। उधर बैलगाड़ियों की कतार भी जाए वकू पर पहुंचकर थम गई होगी। ऐसे में वहां ट्रैफिक की आमदोरफ्त मुकम्मल तौर पर मौकूफ होना ऐन करीने कयास है। मैं हवा में तीर चलाते हुए ये भी ख्याल आराई कर रहा था कि जोश जुनून में अंधे मेरी जान के दरपे जीप सवारों ने चलती सड़क पर गाड़ियों के हुजूम में बेदरेग फायरिंग तो कर दी थी, लेकिन आगे बढ़ने का रास्ता मखदूश पाकर उनके भी हाथ पांव फूल गए होंगे। ये ठीक है कि इतने बहुत से मुसल्ला बदमाशों को किसी की तरफ से रोक टोक या बाज पुर्स का तो खदशा नहीं होगा, लेकिन इतनी सारी खोजती छेदती नजरों का ज्यादा देर तक निशाना बने रहना भी उनके लिए मुमकिन नहीं होगा। ज्यादा इम्कान यही है कि वो आगे बढ़ने और मेरा ताक़ुब जारी रखना लगभग नामुमकिन पाकर मुझे ठिकाने लगाने का इरादा तर्क करके वापस लौट जाना ही उन्होंने मुनासिब समझा होगा। मुझे ये सब इम्कानात खास से माकूल लग रहे थे, उसके बावजूद मेरा दिल मुतमईन नहीं हो पा रहा था। कुछ सोच विचार के बाद बिलाखिर मैं इस नतीजे पर पहुंचा कि खा मेरे ताक़ुब में आने वालों ने वाकई सूरत हाल नामुवाफिक देखकर अपना इरादा तर्क कर दिया हो और वो वापस पलट चुके हों, फिर भी एहतियात का तकाजा यही है कि मुझे यही फर्ज किए रखना है गोया वो लोग अब भी मेरे पीछे आ रहे हैं। मुझे बगैर कहीं ठहरे तेज रफ्तारी के साथ अपना सफर जारी रखना है और जहां तक मुमकिन हो सके हैदराबाद पहुंचकर ही दम लेना है। मैं जैसे जैसे आगे बढ़ता गया सड़क पर 2 तरफा ट्रैफिक कम होता गया, लिहाजा मुझे अच्छी खासी रफ्तार बरकरार रखने में ज्यादा मुश्किल पेश न आई। कुछ देर के बाद मैं एक कस्बे के पास से गुजरा। यहाँ सड़क पर ट्रैफिक एक बार फिर कुछ बढ़ गया। एक बोर्ड से पता चला कि उसका नाम बडचेरला है। वहाँ सड़क किनारे एक पेट्रोल पंप दिखाई दिया, मगर मेरे अंदाजे के मुताबिक मेरी ब्यूक के फ्यूल टैंक में अभी काफी पेट्रोल बाकी था, लिहाजा मैं रफ्तार कदरे कम करके आगे बढ़ता गया। लगभग 10 मील आगे बढ़ने के बाद एक और निस्बतन छोटा कस्बा आया और इस सफर में पहली मर्तबा मुझे सड़क किनारे एक पुलिस चौकी दिखाई दी। ताहम वहाँ कोई नाका मौजूद नहीं था। पुलिस चौकी के मरकजी फाटक पर नस्ब बोर्ड ने बताया कि उस कस्बे का नाम राजापुर है। खुदा जाने ये कस्बा किस राजा से मंसूब था। अब तक मेरे आसाब हकीकी मानों में पुरसुकून हो चुके थे। मैंने महबूब नगर के बखेड़ों से वाकई जान छुड़ा ली है।
आधे पौने घंटे तक मैं लगभग गैर आबाद नीम पहाड़ी इलाके में सफर करता रहा। ऐसे मकाम उमूमन रहजनों और लुटेरों की आमाजगाह होते हैं। मैं जानता था कि मेरी आलीशान गाड़ी मुझे दूर ही से एक बेहतरीन शिकार जाहिर करती है, लिहाजा मैं चौकस हो गया। मेरा पिस्तौल और इजाफी मैगजीन गोलियों से ठसाठस भरा हुआ था। मैं किसी नागहानी सूरत हाल में बखूबी अपना दिफा कर सकता था, और दुश्मन तादाद में ज्यादा होने या बेहतर मकाम पर मौजूद होने की वजह से मुझ पर भारी पड़ने लगे तो मेरे पहलू वाली नशिस्त के नीचे पोशीदा शेखर से हथियाई हुई स्टेन गन बस जरा सी कोशिश से मेरे हाथ में आ जाती। उसके बाद तो मैं अच्छी खासी फौज का सामना करने के काबिल हो जाता। 8-10 मील का फासला तय करने के बाद सड़क किनारे इस्तादा एक सरकारी बोर्ड ने बताया कि नए जिले शादनगर की हद शुरू होने वाली है, यानी नए हाकिम और नई पुलिस। बदमाशों की वो टोली यहाँ कदम रखने का सोच भी नहीं सकती। अलबत्ता मेरी गैर मामूली तेज रफ्तारी मुझे खामखा तजस्सुस भरी नजरों का मरकज बना सकती है। खुसूसन पुलिस वाले तो इतनी रात को हवा से बातें करती गाड़ी को देखकर अपनी महकमाना तरबियत की बदौलत फौरन मुझे मशकूक गर्दान लेते। मैं ऐसी किसी उलझन को दावत देने का कोई इरादा नहीं रखता था, लिहाजा मैंने अपनी रफ्तार कम कर ली और शहर के दरमियान से गुजरने लगा। मुझे सब गली कूचे बाजार नींद में डूबे नजर आए। सिर्फ आवारा कुत्ते रत जगा करके मुस्तैदी से अपना फरीजा निभा रहे थे। बेशतर बंद दुकानों के बोर्ड उर्दू में देखकर मुझे एक अजीब सी खुशी हुई। बाकी तमाम अलामात भी शादनगर को एक मुस्लिम अक्सरियती शहर दिखा रही थी। ये सब हैदराबाद शहर करीब आने की निशानियां थीं। मैं शहर के आखिरी सिरे पर पहुंचकर एक बार फिर हैदराबाद की तरफ जाने वाली सड़क पर चढ़ने ही वाला था कि एक खंबे से जुड़े छप्पर के नीचे से 3 पुलिस वाले निकलकर सड़क के किनारे आ खड़े हुए। उसमें से एक जोर जोर से हाथ हिलाकर मुझे रुकने का इशारा कर रहा था। उनमें से एक ने कांधे पर एनफील्ड राइफल लटका रखी थी, जबकि बाकी 2 पुलिस वाले मखसूस छड़ी से लैस थे। उनकी दीद मेरे लिए इतनी गैर मुतवक्के थी कि पांव खुद ब खुद एक्सेलरेटर से हटकर ब्रेक पर आ गया। वो तो शुक्र है कि गाड़ी की रफ्तार पहले ही कम थी, वरना मुझे बर वक्त रोकना मुश्किल हो जाता। गाड़ी रुकते ही इशारा करने वाला पुलिस एहलकार दौड़कर मेरी तरफ वाली खिड़की के पास आया। वो ओहदे के एतबार से हेड कांस्टेबल और शायद उन दोनों का आला अफसर था। मेरी तरह इस दौरान में वो भी मेरा जायजा ले चुका था। मैंने उसके चेहरे के तासुरात में नुमाया तब्दीली देखी। उसने खासे मौदबाना बल्कि लज्जाजत भरे लहजे में तेलुगु में मुझे कुछ कहा। मैंने जवाब में बारोब लहजे में कहा, मुझे तेलुगु नहीं आती ऑफिसर, प्लीज हिंदी उर्दू या इंग्लिश में बात करें और ये बताएं कि आपने मुझे क्यों रोका है। उसके चेहरे से जाहिर था कि उसने मेरी बात समझ ली है, ताहम मेरे बतदरीज सख्त होते लहजे से वो कुछ गड़बड़ा गया और उर्दू के हैदराबादी लहजे में बोला, मैं आपसे माजरत चाहता हूँ सरकार, मगर आला हुकाम के अहकाम की तामील मेरी मजबूरी है। मैं जनाब का नाम पूछ सकता हूँ? मैंने कदरे तवक्कुफ करके यूं जाहिर किया जैसे बिला वजह की जहमत मुझे एक आंख नहीं भाई। फिर मैंने बावकार लहजे में कहा, मैं राव जीवन राम हूँ, एक्स मेजर ऑफ इंडियन आर्मी। तुमने यहाँ बाकायदा नाका लगा रखा है या जनाब ने सिर्फ मेरी ही राह खोटी की है? मेरा ओहदा सुनते ही उसके औसान खता हो गए। रही सही कसर मेरे तंजिया लहजे ने पूरी कर दी। उसने लगभग हकलाते हुए कहा, सरकार आगे कोठोर बस्ती के बाद मेसमा झील वाले जंगल के करीब पिछले 1 माह में रात को लूटमार की 3 वारदातें हुई हैं। इसलिए आला हुकाम ने रात गहरी होने के बाद छोटी मुसाफिर गाड़ियों के शहर से आगे जाने पर पाबंदी लगा रखी है। मैंने उसकी बात गौर से सुनी। इस दौरान मैंने यूं जाहिर किया जैसे मैं अपना गुस्सा जब्त कर रहा हूँ, लेकिन वो जैसे ही खामोश हुआ मैं फट पड़ा। ये कौन नाअहल निकम्मे तुम्हारे आला हुकाम बनकर बैठे हैं? लुटेरों का खात्मा करने के बजाय लोगों के सफर करने पर पाबंदी लगा रहे हैं। क्या तुम्हारी पुलिस फोर्स के पास आर्म्स एंड एमुनिशन नहीं है, या वो डाकू फौलाद के बने हुए हैं जिन पर पुलिस वालों की गोली असर नहीं करती? मेरे लहजे की काट और जहरीले अल्फाज से वो बुरी तरह गड़बड़ा गया। चंद सानियों तक तो वो कुछ बोल ही न सका। बिलाखिर उसने तकरीबन खिगियाए हुए लहजे में कहा, हम तो अफसरान बाला के हुक्म के पाबंद हैं मेजर साहब, वरना हमारी क्या मजाल के आपकी राह रोकी। डाकुओं का ये टोला बहुत बेरहम और मक्कार है। वारदात के बाद छल्लावों की तरह गायब हो जाते हैं। इनकी तलाश के लिए 3 पुलिस ऑपरेशन नाकाम हो चुके हैं और अब साथ वाले कस्बों की पुलिस के साथ मिलकर पूरे इलाके की छान फटक की तैयारियां की जा रही हैं। अब वो ज्यादा देर नहीं बच सकते। मैंने नागवारी से कहा, ये सब बातें महकमे के आला अफसरान की नाअहली का ऐलान कर रही हैं। फिर मैंने अपने लहजे में कुछ नरमी लाते हुए कहा, देखें ऑफिसर, मुझे डाकू लुटेरों से निमटना आता है, मगर हमें आर्मी में हर हाल में कानून की पाबंदी की तालीम दी जाती है। इसलिए मैं सुबह तक किसी शहर में ठहरने के लिए तैयार हूँ। इसी बहाने कुछ आराम का मौका मिल जाएगा।
उसने खासे बहाल लहजे में कहा, आपका शुक्रिया मेजर साहब, बस चंद घंटे की बात है, सूरज निकलते ही आप यहाँ से रवाना हो सकते हैं। मैंने उसी मुरब्बियाना लहजे में कहा, वो तो ठीक है, मगर मैं सुबह तक का वक्त गाड़ी में तो नहीं गुजारता, किसी माकूल होटल वगैरह का बताएं जहां मैं रात गुजार सकूं। मेरी बात सुनकर वो पुरएतमाद लहजे में बोला, यहाँ कई अच्छे होटल और मुसाफिर खाने हैं हुजूर, मगर मेरा मशवरा है कि आप होटल आशियाना में क़याम करें, साफ सुथरा और आरामदेह है, दाम भी मुनासिब है। मैंने कहा, जरा रहनुमाई भी कर दो। उसने मुझे रास्ता बताया, बस 1.5 फरलांग पीछे और सड़क के करीब ही वाक़ था। मैंने गाड़ी मोड़ी और वापस रवाना हो गया। काफी बड़ा 2 मंजिला होटल आशियाना ढूंढने में मुझे कोई मुश्किल दरपेश न आई। हेड कांस्टेबल के बयान के ऐन मुताबिक मुझे सब कुछ इत्मीनान बख्श लगा। मैंने साबिक फौजी अफसर के तौर पर अपना तारुफ करवाया तो वो मामला मजीद आसान हो गया। इस्तकबालिया पर मौजूद अधेड़ उम्र शख्स खुद मेरा सफरी बैग गाड़ी से उतार कर लाया और मुझे यकीन दिलाया कि होटल के सामने गाड़ी बिल्कुल महफूज रहेगी। उसके बावजूद मैंने निचली मंजिल पर होटल के सामने वाले रुख पर ऐसा कमरा देने की फरमाइश की जिसकी खिड़की से मैं आसानी अपनी गाड़ी देख सकूं। उसने ऐसा ही किया। कमरा वाकई साफ सुथरा और आरामदेह था। मैंने खाने की पेशकश मुस्तरद कर दी और दरवाजा मुकफ्फल करके गुस्ल खाने में घुस गया। मैंने मुंह धोते हुए आईने पर निगाह डाली तो सुर्ख रेशमी शलोका नजरों में चुभता महसूस हुआ। मेरे हाथों ऊपर जाने वाले शेखर का लिबास का ज़ौक खासा देहाती तर्ज का था। मैंने गुस्ल खाने से वापसी पर बिस्तर पर लेटते हुए फैसला किया कि सुबह रवानगी से पहले इस फजूल से पहनावे से जान छुड़ाकर कोई और मुहज्जब सा लिबास पहन लूंगा। ये शलोका तो मुझे हैदराबाद पहुंचने पर खामखा लोगों की निगाहों का मरकज बना देगा। बिस्तर पर लेटने के बाद एहसास हुआ कि मेरा जिस्म बेशक आराम का तकाजा न कर रहा हो, दर हकीकत मैं अच्छा खासा थक गया हूँ। रास्ते में रोके जाने की ये जहमत असल में रहमत है। वैसे भी मुजमहिल हालत में अलस सुबह हैदराबाद पहुंचकर मैं भला कौन सा तीर मार लेता। चंद घंटों की नींद मुझे एक बार फिर ताजा दम कर देगी।